आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर टू की, इंसानों के द्वारा लड़ी गई सबसे खतरनाक वॉर, जिसमें 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे और उसमें भी 5 करोड़ तो आम नागरिक मारे गए थे। और उस टाइम के पूरी दुनिया का 3% इंसान इस वॉर में मार दिया गया था। तो वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने का सबसे बड़ा कारण जो था वो था वर्ल्ड वॉर वन का ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर वन जो है वो खत्म होता है, जिसको ग्रेट वॉर भी कहते हैं, जर्मनी के सरेंडर करने के बाद। तो ये भी खतरनाक वॉर था। तो अब फिर दोबारा दुनिया को ऐसा वॉर ना देखना पड़े, इसलिए एक पीस ट्रीटी साइन की जाती है 28 जून 1919 को, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था ये एक पीस एग्रीमेंट था। अब कहने को ये पीस एग्रीमेंट था, पर वर्ल्ड वॉर टू होने का सबसे बड़ा कारण जो था वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ही था। 28 जून 1919 को ये साइन किया जाता है जर्मनी और वर्ल्ड वॉर वन जो देश जीते थे जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, उनके बीच वर्ल्ड वॉर वन को ऑफिशियली एंड करने के लिए। अब ये एग्रीमेंट जो है साइन हुआ था फ्रांस के वर्साइल पैलेस में, जो कि वर्साइल सिटी में था फ्रांस के, तो इसीलिए इसका नाम ट्रीटी ऑफ वर्साइल था। इसमें वॉर गिल्ट क्लॉज या आर्टिकल 231 था, जो डायरेक्ट कर रहा था कि वर्ल्ड वॉर वन का जो जिम्मेदार है असल में वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी है। इसलिए जर्मनी के लोगों को ये जो आर्टिकल था ये बहुत ही बुरा लगा, उनको गुस्सा लगा इस आर्टिकल से। फिर उसके बाद जो है ये लोग यही नहीं रुकते, ये लोग जर्मनी पे फाइन लगाते। उस टाइम की उसकी जितनी जीडीपी थी लगभग उतना उसको फाइन लगाते हैं। $33 बिलियन का फाइन लगाते हैं ब्रिटेन फ्रांस उसके ऊपर। बोलते कि फाइन चुकाओ, तुम लोग जुर्माना भरो। इसमें क्या होता है कि इस फाइन के वजह से जो जर्मनी की सरकार थी वो जनता पे क्या लगाती है, हैवी टैक्स लगा देती है और बहुत सारा क्या करती है, नोट छापना शुरू करती है इस फाइन को भरने के लिए, जिसके वजह से जर्मनी की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर जाती है और बहुत तेजी से महंगाई बढ़ती है और लोग बेरोजगार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इतनी ज्यादा जर्मनी की पैसे की वैल्यू गिर जाती है कि 1923 तक इतनी गिर जाती है कि 1922 में जो जर्मनी में ब्रेड की प्राइस थी वो थी 160 मार्क्स, और वही ब्रेड की प्राइस 1923 में 200 बिलियन मार्क्स हो जाती है। मार्क्स जो है वो जर्मनी की करेंसी है, जैसे इंडिया की रुपए है। अब इन लोग मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देते हैं जर्मनी पे, बोलते हैं कि 1 लाख सोल्जर्स जो है वो तुम रख सकते हो, इससे ज्यादा तुम नहीं रख सकते। टैंक भी तुम नहीं रख सकते बोल देते, सबमरीन भी नहीं रख पाओगे, एयरफोर्स भी नहीं रख पाओगे, ये सब नहीं रख सकते। और फिर उसके बाद एक एरिया था राइनलैंड जर्मनी का, वो फ्रांस के बॉर्डर पे था, वहां बोल रहे थे कि वहां आर्मी भी तुम अपनी नहीं रख सकते। और जर्मनी की 13% लैंड भी ये लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं उससे, और फ्रांस पोलैंड बाकी देश आपस में बांट लेते हैं उसकी लैंड। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहीं पे जर्मनी के अब ये जितने भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल में पनिशमेंट्स दी गई थी जर्मनी को, उससे जर्मनी के लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उनको लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर वन जो है वो कई देशों ने लड़ा था, सिर्फ जिम्मेदार इसका जर्मनी ही क्यों है, और सिर्फ जर्मनी को ही क्यों पनिशमेंट मिल रही है। उनको पूरी दुनिया दुश्मन लगने लगी थी, उनको ऐसा लग रहा था कि जर्मनी के अगेंस्ट हो गई है पूरी दुनिया, उनको अपना देश खतरे में लग रहा था। और जैसे अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया पे पूरी देश जो है वो सैंक्शन लगाने लगे, तो हम लोग का कि इंडिया ये नहीं कर सकता, इंडिया वो नहीं कर सकता, तो हम लोग का एक्सप्रेशन कैसा होगा, वैसा ही जर्मनी के लोगों का एक्सप्रेशन था। अब जो है ये सब चीजों से जर्मनी को निकालने के लिए एक वर्ल्ड वॉर वन का एक जर्मन सोल्जर आता है जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। ये है वर्ल्ड वॉर वन में एडोल्फ हिटलर। ये जो है हिटलर जो है वो नाजी पार्टी बनाता है अपनी, और 1923 में क्या करता है, जर्मनी की सरकार जो थी उसको गिराने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। अब ये 1923 में इतना ज्यादा, 1923 के बाद इतना ज्यादा ये फेमस हो जाता है कि ये क्या करता है कि वहां के लोगों को बोलने लगता है, जर्मनी के लोगों को, कि अगर हमें पावर में लाओगे तो हम फिर से जर्मनी को बहुत पावरफुल देश बनाएंगे, जर्मनी को सुपर पावर बनाएंगे। और फिर उसके बाद बोलता है कि जो भी देश हम लोगों को पनिश किए हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, उनको भी सबक हम सिखाएंगे, और यहूदियों को हेट स्पीच देने लगता है। फिर उसके बाद ये सब करने से इसके क्या होते, जर्मनी की जनता जो है, जर्मनी के लोग जो थे वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, प्रभावित होने लगते हैं।
और 1933 में क्या होता है, ये जर्मनी का चांसलर भी बन जाता है। 1933 में क्या बन जाता है, ये जर्मनी का चांसलर। अब फिर उसके बाद 1934 में ये जर्मनी का फ्यूरर बन जाता है। फ्यूरर से मतलब है कि लीडर बन जाता है जर्मनी का। अब ये हिटलर ये बन गया था कि अब हिटलर मतलब जर्मनी और जर्मनी मतलब हिटलर, अब ये हो रहा था। अब क्या होता है कि जब ये फ्यूरर बन जाता है, लीडर बन जाता है, डिक्टेटर बन जाता है जर्मनी का, तो क्या होता है कि ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को तोड़ना शुरू करता है। बोले थे वो लोग कि फाइन देने को, तो फाइन नहीं भरता है, फाइन भरना बंद कर देता है। फिर उसके बाद बोले थे एयरफोर्स नहीं रख सकते, टैंक नहीं रख सकते, सब बनाना शुरू करता है, जर्मनी को पावरफुल बनाना शुरू करता है। और फिर उसके बाद क्या करता है, एकदम पावरफुल बन जाता है जब जर्मनी, तो क्या होता है कि 90 क्या था कि जर्मनी का लीडर तो बन गया था हिटलर, जर्मनी का डिक्टेटर, पर वो उसका जन्म जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया में। तो उसका हमेशा से सपना ये था कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी जो है वो एक देश बने, एक हो जाए। तो क्या था कि ऑस्ट्रिया जो है वो वहां भी जर्मन से रहते थे, जर्मनी भाषा के लोग, और जर्मनी में भी रहते थे, और ये लोगों का कल्चर भी सेम था, इसलिए हिटलर का ये मानना था कि ये दोनों देश उसके एक होने चाहिए। तो क्या करता है हिटलर जो है, वो दिमाग लगाता है, ऑस्ट्रिया के चांसलर जो थे उनको बोलता है कि तुम क्या हो, ऑस्ट्रिया की जो वो है गवर्नमेंट पोस्ट, जो ऑस्ट्रिया की सरकार है उसमें क्या करो, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे नाजी पार्टी के लोगों को क्या करो, बैठाओ। तो फिर क्या करता है, ऑस्ट्रिया का बहुत सारे ऑस्ट्रिया की सरकार में बैठते हैं। अब फिर उसका ये देख के ऑस्ट्रिया के चांसलर जो थे वो समझ जाते हैं कि हिटलर चाहता क्या है, तो वो डायरेक्ट जनता से पूछ लेते हैं कि क्या वोट करा देते हैं कि क्या जनता जो है वो जर्मनी में ऑस्ट्रिया को एक करना चाहेगी या सिर्फ या अलग रहना चाहेगी। तो ये देखते ही हिटलर जो है वो तुरंत क्या करता है, ऑस्ट्रिया में आर्मी लेके घुस जाता है 12 मार्च 1938 को, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऑस्ट्रिया को लोग मना कर दे कि नहीं हम अलग रहना चाहते, हम एक नहीं होना चाहते। अब हिटलर आर्मी घुसा देता है, और तुरंत ही आर्मी घुसाने पे ऑस्ट्रिया के चांसलर क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, और 13 मार्च को ऑस्ट्रिया जर्मनी से एक हो जाता है। अब जब ये होता है तो ठीक है। अब क्या होता है कि जब हिटलर की आर्मी आ रही थी, हिटलर आ रहा था ऑस्ट्रिया में, तो लोग जो थे ऑस्ट्रिया के वो बहुत ज्यादा वेलकम कर रहे थे, मतलब ऐसा लगा ही नहीं रहा है कि कोई बंदा किसी देश पे अटैक कर रहा है, लोग उसको वेलकम कर रहे थे। अब लोग वेलकम कर रहे थे इस तरह से, इसलिए लोगों को वो हुआ। तो क्यों वेलकम कर रहे थे लोग, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया के लोग थे वो भी हिटलर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके थे कि ये जो जर्मनी के लोगों पे ये अत्याचार किया, क्योंकि कल्चर भी सेम था, तो इसलिए लोगों को था कि ये सजा देगा जो देश पनिशमेंट दिए हैं, इसलिए हम इसको सपोर्ट करेंगे, तो सपोर्ट वो कर रहे थे। अब क्या होता है कि हिटलर को अब चाहिए था चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया हिटलर को चाहिए था। तो चेकोस्लोवाकिया जो देश था, इसमें एक सुडेटन लैंड नाम का एक एरिया था, तो यहाँ भी बहुत ज्यादा जर्मनी भाषा के बोलने वाले लोग रहते थे। तो ये हिटलर बोलता है कि यहाँ जर्मनी भाषा के लोग रहते हैं, जर्मनी बोलने वाले लोग, तो यहाँ जर्मन्स रहते हैं, तो क्या होना चाहिए, सुडेटन लैंड जो है वो जर्मनी का होना चाहिए। अब ये चेकोस्लोवाकिया से बोलता है हिटलर कि ये हमको दे दो, चेकोस्लोवाकिया मना कर देता है। हिटलर जो है ब्रिटेन और फ्रांस से बोलता है कि हमें अगर ये लैंड नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे, वॉर करेंगे। अब वर्ल्ड वॉर 1 में इतना ज्यादा वॉर हुआ था, तो वो लोग डर रहे थे कि शांति रहनी चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं ब्रिटेन और फ्रांस चेकोस्लोवाकिया से कि तुम क्या करो, सुडेटन लैंड हिटलर को दे दो। तो जो है चेकोस्लोवाकिया मान जाता है, और 30 सितंबर 1938 को म्यूनिक एग्रीमेंट होता है जर्मनी के म्यूनिक शहर में। यहाँ पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हिटलर होता है, और इटली का डिक्टेटर भी होता है बेनिटो मुसोलिनी। अब क्या होता है कि इस म्यूनिक एग्रीमेंट में जो है बोला जाता है कि हिटलर को अब ये सुडेटन लैंड दिया जाएगा, और इसके बाद हिटलर जो है कोई और टेरिटरी की मांग नहीं करेगा, ये डन हो जाता है। और ये म्यूनिक एग्रीमेंट में जिसकी टेरिटरी दे रहे चेकोस्लोवाकिया, उसको बुलाते भी नहीं है ये लोग, इस म्यूनिक एग्रीमेंट को उसके बिना ही कर लेते हैं। अब क्या होता है कि अब हिटलर को चाहिए था पूरा चेकोस्लोवाकिया, तो वो क्या करता है, दिमाग लगाता है कि सबसे पहले 14 मार्च को चेकोस्लोवाकिया पे प्रेशर बनाता है और स्लोवाकिया को अलग करा देता है। स्लोवाकिया अलग हो जाता है, और फिर उसका जो चेक रिपब्लिक रहता है, इसके जो लीडर थे इमिल हाचा, उनको बुलाता है बर्लिन में, और उनको उन पे दबाव डालता है कि अगर तुम जर्मनी से एक नहीं होगे तो हम क्या करेंगे, प्रेग्यू पे हम जर्मन एयरफोर्स क्या करेगी, बॉम्बिंग करेगी, हमला कर देगी। इसके डर से इमिल हाचा जो है वो बोलते हैं कि ठीक है चेक रिपब्लिक भी एक हो जाए। अब म्यूनिक एग्रीमेंट को क्या किया था, हिटलर ने तोड़ दिया था, टेरिटरी की मांग उन्होंने बोला था कि नहीं करेगा, लेकिन वो टेरिटरी कब्जा करना शुरू कर दिया।
तो इससे जो है ब्रिटेन के ये जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये सभी जो म्यूनिक एग्रीमेंट करते हैं, तो इससे लोग इनको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं कि हिटलर की ये बात मान लिए। अब क्या होता है कि हिटलर को अब चाहिए था पोलैंड, तो अब हिटलर को चाहिए था पोलैंड, तो अब हिटलर जान रहा था कि अगर हम पोलैंड पे अटैक करेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस हम पे क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। तो इसलिए हिटलर जो है, और ये भी जान रहा था कि अगर जो पोलैंड है वो सोवियत यूनियन के बाउंड्री पे है, एकदम पास में, हम इस पे अटैक करेंगे तो सोवियत यूनियन भी अटैक कर देगा, जब तीन देश अटैक कर देंगे तो हम हार भी सकते हैं। तो इसलिए जर्मनी एक दिमाग लगाता है, वो सोवियत यूनियन के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करता है 23 अगस्त 1939 को। इसमें क्या था कि ना जर्मनी सोवियत पे अटैक करेगा, ना सोवियत जर्मनी पे अटैक करेगा, ये दोनों में नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हो जाता है। अब क्या होता है कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड पे, और इस पैक्ट में एक चीज और ये भी थी कि ये लोगों ने बोला था कि ये जो पोलैंड होगा इस पे दोनों अटैक करेंगे और पोलैंड को बांट भी लेंगे। तो अब इस तरह से जर्मनी अटैक करता है 1 सितंबर 1939 को, यहीं से ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। और इधर से जब 1 सितंबर को अटैक करता है हिटलर पोलैंड पे, तो क्या करता है ब्रिटेन और फ्रांस 3 सितंबर को वॉर डिक्लेयर भी कर देते हैं जर्मनी के खिलाफ, और सोवियत भी 17 सितंबर को क्या करता है, पोलैंड पे अटैक कर देता है, और ये दोनों आधा आधा बांट लेते हैं पोलैंड को। अब क्या होता है कि म्यूनिक एग्रीमेंट जो है तोड़ दिया। अब क्या होता है कि जो ये सोवियत यूनियन है, ये देख रहा था कि जर्मनी बहुत ज्यादा हर एक देश पे कब्जा कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो हम क्यों ना करें। तो वो क्या करता है, फिनलैंड पे 30 नवंबर 1939 को फिनलैंड पे अटैक कर देता हो। उसको लगा कि हम भी फिनलैंड को झट से जीत लेंगे और मेरी भी टेरिटरी बढ़ जाएगी जैसे हिटलर बढ़ा रहा है, तो वो अटैक कर देता। अब इतना तगड़ा फिनलैंड के लोग लड़ते हैं एकदम साहस के से, कि ये क्या करता है, ये सोवियत समझ जाता है कि आसान नहीं है, इसको विंटर वॉर भी बोलते हैं, कि आसान नहीं होगा हम फिनलैंड को पूरा कब्जा कर लें। तो वो रोक देता है ये लड़ाई, और इतना 11% लैंड फिनलैंड का सोवियत को मिल जाता है, पर वो पूरा नहीं कब्जा कर पाता फिनलैंड को। अब क्या होता है कि हिटलर जो है हिटलर जो है अब दो देश को एक साथ ही निपटाता है, डेनमार्क और नॉर्वे को। 9 अप्रैल 1914 को क्या करता है, डेनमार्क और नॉर्वे पे अटैक कर देता है और इनको कब्जा कर लेता है। अब जब इन पे अटैक होता है तो क्या होता है कि जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे नेवल चैम्बरलिन, वो म्यूनिक एग्रीमेंट कर लिए थे, तो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा उनको लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्या कर रहा है हिटलर, अटैक किया जरा, वॉर डिक्लेयर करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग, कुछ कर ही नहीं पा रहे हिटलर का, तो उनको रिजाइन करना पड़ता है। वो रिजाइन कर देते हैं, फिर ब्रिटेन का नया प्राइम मिनिस्टर बनता है विंस्टन चर्चिल। अब क्या होता है कि 10 मई को वो नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 जो है 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई थी। अब उस वहां से लेके जर्मनी इस सब पे अटैक किया जा रहा है, कोई उसको दबा नहीं रहा, कोई दूसरा देश जर्मनी को रोक नहीं रहा है, जर्मनी ही सब पे अटैक किया जा रहा है। इसलिए 1 सितंबर से लेकर 9 अप्रैल तक 1940 तक जर्मनी सब पे अटैक कर रहा था, इसलिए इसका नाम फोनी वॉर भी बोलते हैं, क्योंकि जर्मनी पे कोई और अटैक ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका फोनी वॉर नाम होता है। इस वर्ल्ड वॉर 2 के ड्यूरेशन को बोलते हैं फोनी वॉर। अब क्या होता है, अब हिटलर क्या करता है, अब वो 4 देश के खिलाफ अकेले लड़ता है, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग और फ्रांस, ये चारों देश को क्या करता है, उस अटैक करता है। तब ये फ्रांस को ये पता था कि हिटलर एक दिन हम पे अटैक करेगा, जब वो डिक्टेटर बन जाता है जर्मनी का, उसको देख के समझ जाता है फ्रांस। तो वो 1930 के समय पे ही मैग्नॉट लाइन एक वॉल बना लेता है जर्मनी और फ्रांस के बाउंड्री पे, और ये वॉल जो है यहाँ पे स्ट्रांग था जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे, ये वॉल बना लेता है हिटलर, सॉरी फ्रांस। अब क्या है कि अटैक करना शुरू करता है हिटलर। अब हिटलर की एक लगातार सब देशों पे अटैक कर रहे थे, हिटलर की एक बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी थी, ब्लिट्सक्रीग स्ट्रेटजी। इसमें क्या करता था हिटलर कि जो जर्मन एयरफोर्स थे उससे सबसे पहले दुश्मन देश पे क्या करता था, फाइटर प्लेन से अटैक कराता था, और जो दुश्मन देश का जो भी इंपॉर्टेंट आर्मी की जगह थी वहां पे क्या करता था, तबाही मचा देता था, उनको क्या करता था, तबाह कर देता था सबसे पहले। फिर उसका जो टैंक और सोल्जर्स थे वो जो है बहुत तेजी से अटैक करते थे जमीन से, और बहुत डायरेक्शन में करते थे, मतलब 3 डायरेक्शन से करते थे, 4 डायरेक्शन से करते थे, बहुत ज्यादा बट के वो करते थे। तब यही टेक्निक लगाता है, स्ट्रेटेजी लगाता है हिटलर फ्रांस को, ये 4 देशों को अटैक करने के लिए। बल्कि ये 4 देश को जर्मनी अकेले ही नहीं संभाल रहा है, इधर से ब्रिटेन भी ये लोगों की मदद कर रहा है, 5 देश को अकेले जर्मनी
कैसे करता है अटैक, देखो। सबसे पहले वो तरीका एक दिमाग लगाता है। सबसे पहले क्या करता, अपने 30 लाख जर्मनी की आर्मी को वो 3 ग्रुप में डिवाइड कर देता है, ग्रुप बी, ग्रुप ए और ग्रुप सी। ग्रुप बी जो थी उसका काम था नीदरलैंड्स और बेल्जियम को कब्जा करके फिर उसके बाद फ्रांस के बॉर्डर पे लड़ेगा। ग्रुप ए का काम था लग्जमबर्ग पे कब्जा करके फिर फ्रांस के एंटर करेगा। ग्रुप सी का काम था मैग्नॉट लाइन पे फ्रांस से लड़ना। अब क्या था कि क्या होता है कि ग्रुप, ये लड़ाई जो है 10 मई 1940 को शुरू होती है, जिसका नाम बैटल ऑफ फ्रांस भी है। ये 10 मई 1940 को ये क्या करती है, आर्मी ए ये लग्जमबर्ग को क्या कर लेती है, सबसे पहले कैप्चर कर लेती है। फिर उसके बाद ग्रुप बी जो है वो नीदरलैंड्स और बेल्जियम को इधर से कब्जा करते हुए फ्रांस के बॉर्डर पे आ जाती है। अब जब ये ग्रुप ए वाली आर्मी जो है ये बॉर्डर पे आती है तो यहां ब्रिटेन और फ्रांस की आर्मी इनसे लड़ने के लिए तैनात थी, वो लड़ती है इनसे, अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी करती है। अब यहां से जब ग्रुप ए एंटर करता है तो वो लग्जमबर्ग कैप्चर करने के बाद यहां पड़ता था एक आर्डिनेंस फॉरेस्ट। ये बहुत घना जंगल था। यहां से ये आर्मी घुसती है ए, और वो घुसने के बाद ये लोगों को घेर लेती है। मतलब ये है कि यहाँ पे फ्रांस और यूके के जो सोल्जर्स थे वो यहाँ थे ही नहीं, क्योंकि फ्रांस को लगा ही नहीं था कि यहाँ से टैंक लेके कोई आर्मी लेके घुस जाएगा। इसलिए यहाँ पे कोई आर्मी इन लोग से लड़ने के लिए थी ही नहीं, खड़ा ही नहीं किया गया, तो उसे लगा ही नहीं था यहाँ से टैंक वोंक आ जाएगा। अब ये लोग यहाँ से आर्मी घुसती है और ये जितने भी ब्रिटेन और फ्रांस के सोल्जर्स थे इनको इधर से ये जवाब देता है, ये देते हैं, और बहुत ज्यादा ये लोग ज्यादा थे तो क्या करते हैं ये लोगों को हराते हराते डनकर्क जो है यहाँ पे ये लोगों को 4 लाख ब्रिटेन और फ्रांस की आर्मी को यहाँ पे यहाँ आ जाती है। अब यहाँ पे क्या पानी, अब यहाँ से कैसे जाएं ये लोग, तो कैसे करके ये लोगों को ये अगर क्या होता है कि ब्रिटेन से जो है यहाँ से 1000 शिप आती है और ये लोगों को अच्छे से ले जाती है और ये लोग बच जाते हैं 3.5 लाख, लेकिन बाकी मारे जाते हैं। अब क्या होता है कि जो है यहां से क्या करता है, अटैक करता है ये जर्मनी। अब क्या होता है कि एक चीज ये भी बता दे कि जब जर्मनी अटैक कर रहा होता है फ्रांस के बाउंड्री पे, तो इधर से इटली जो है यहाँ पे डिक्टेटर था बेनिटो मुसोलिनी। ये भी हिटलर जैसा ही था, हिटलर का दोस्त था, बल्कि ये भी क्या करता है, ये दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ती थी, तो ये भी इधर से फ्रांस पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है, वॉर डिक्लेयर कर देता है 10 जून 1940 को। ये उतना क्षति तो नहीं पहुंचा पाता जितना जर्मनी पहुंचाता है, पर कुछ भी हो जाए ये बैटल फ्रांस हार जाता है। ये चारों देश जो है जर्मनी कैप्चर कर लेता है और 22 जून 1940 को क्या करता है, फ्रांस जो है वो सरेंडर कर देता है। अब क्या होता है कि अब जर्मनी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, बहुत सारे देश को कैप्चर कर लिया था। अब ब्रिटेन का वो देख रहा था जर्मनी की, हिटलर की ब्रिटेन बहुत ज्यादा वो इधर उधर कर रहा है कि इससे हमें खतरा है, तो वो ब्रिटेन को डराने के लिए कि इसको डरा दे, वो क्या करता है 10 जुलाई 1940 को जो जर्मन एयरफोर्स थी वो बहुत सारी क्या करती है, जाती है फाइटर प्लेन और बॉम्बिंग कर देती है ब्रिटेन पे। अब ये बॉम्बिंग होती है जहां बहुत सारे ब्रिटेन के जो भी आर्मी के जगह थे वहां पे जो बहुत यूजफुल जगह थे आर्मी के लिए, वहां पे बॉम्बिंग बहुत तगड़ी कर देते हैं। फिर लंदन शहर पे भी बॉम्ब गिरा देते हैं और भी बहुत सारे सिटीज पे बॉम्ब गिरा के तबाह कर देते हैं, ब्रिटेन को एकदम हिला के रख देते हैं ब्रिटेन को। अब क्या होता है कि ब्रिटेन जो है वो अपनी रॉयल एयरफोर्स को निकालता है और वो बहुत तगड़ी हवा में लड़ाई होती है। बिल्कुल, अब हवा में लड़ाई इसलिए हो रही थी क्योंकि ये जो है ब्रिटेन जो है चारों तरफ इसके पानी है, तो आर्मी तो उतार नहीं सकता था, तो डरा देता है वो एयरफोर्स से। अब लेकिन फिर भी क्या करता है, ब्रिटेन बहुत तगड़ा जवाब देता है। हिटलर को लगा ही नहीं था कि इतना तगड़ा जवाब दे देगा। ब्रिटेन बहुत ज्यादा जर्मनी को भी क्षति पहुंचाता है। हिटलर जान जाता है कि ये ज्यादा लंबा चलाएंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए वो बंद कर देता है 31 अक्टूबर 1940 को ये वॉर। इसको बैटल ऑफ ब्रिटेन भी बोलते हैं। इसमें जो है जर्मनी को पहली बार जो है कोई तगड़ा रिस्पॉन्स किया था या हराया था बैटल ऑफ ब्रिटेन में। अब क्या होता है कि 14 जून 1940 को जो हिटलर लगातार जब बहुत सारे देशों पे अटैक कर रहा था, तो सोवियत भी अगल बगल के देशों पे अटैक करता था, लेता था, फिर उसका रुक जाता था। तो 14 जून 1940 को कोशिश करता है ये 3 देशों को, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया को सोवियत कैप्चर करने के लिए। 3 अगस्त को क्या करता है, ये तीनों देश को सोवियत कैप्चर भी कर लेता है। अब क्या होता है कि
इधर सोवियत कैप्चर कर रहा था, अभी इधर इटली भी कैप्चर करने लगता, बहुत सारे देशों को कब्जा करने लगता है। लीबिया जो था वो इटली पहले से ही, लीबिया पे क्या था, इटली का कब्जा था, इटली का कॉलोनी था लीबिया। फिर क्या कहता है, लीबिया से इटली था, मतलब ये यहाँ पे वो है इजिप्ट, जहां ब्रिटेन का राज था, ब्रिटेन पे अटैक कर रहा था बार बार कि यहां से इजिप्ट को ब्रिटेन को हटाया जाए, इजिप्ट पे भी इटली का राज हो जाए। पर ये जीत नहीं पा रहा था, इसलिए हिटलर क्या करता है, अपनी आर्मी भेजता है और साथ देता है इजिप्ट पे अटैक करने के लिए इटली का। और कुछ सक्सेस होते हैं ये लोग, पर उतनी नहीं हो जाते कि पूरा कब्जा कर ले इजिप्ट पर। हाँ, सक्सेस मिलती है। फिर उसका इटली ग्रीस को भी इधर अटैक करके कब्जा कर लेता है। और क्या होता है, इटली जो है ग्रीस पे भी अपना जगह बना लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक पैक्ट साइन होता है 27 सितंबर 1940 को, ट्राइपार्टाइट पैक्ट। जर्मनी, जापान और इटली, इन तीनों के बीच साइन होता है। तो ये तीनों जो देश थे ये साइन करते हैं एक पैक्ट। इसमें क्या था कि जब भी ये तीनों देश एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और इन तीनों पे अगर कोई भी अटैक करता तो ये तीनों साथ में उस पर अटैक कर देंगे। तो मतलब ये दोनों के बीच ये वो हो जाता है, समझौता हो जाता है। अब एक्सिस पावर में आते हैं, मतलब एक्सिस पावर और एलाइड पावर क्या है ये भी समझा दे थोड़ा। एलाइड पावर मतलब है ये है कि जो हिटलर के अगेंस्ट है, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, और एक्सिस पावर वो है जो हिटलर के साथ है, जैसे जर्मनी तो है, ये जापान और इटली जैसे। अब एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली थे। अब यूरोप के भी कुछ देश शामिल हो जाते हैं इसमें, जैसे हंगरी, रोमेनिया और ये बुल्गारिया। ये तीनों देश एक्सिस पावर में शामिल हो जाते हैं, मतलब कि ये जर्मनी के साथ हो जाते हैं। और जब ये साथ हो जाते हैं तो 6 अप्रैल 1941 को जर्मनी, इटली और ये हंगरी और बुल्गारिया, ये चारों देश मिलकर यूगोस्लाविया पे अटैक कर देते हैं। और 17 अप्रैल को यूगोस्लाविया भी क्या करता है, सरेंडर कर देता है। अब पूरा यूरोप जो है वो किसका हो गया था, एक इंसान हिटलर का हो गया था। क्या था कि ये फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड, इधर इटली तो उसका साथी था ही, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, मतलब ब्रिटेन को छोड़ के पूरा ये यूरोप किसका हो गया था, हिटलर का हो गया था, जर्मनी का हो गया था, और एक्सिस पावर का हो गया था। अब इसमें बहुत सारी इसके 40 लाख आर्मी, सभी देशों की आर्मी इसके पास है। फिर उसके बाद टैंक्स, बहुत सारी जो पावरफुल हो गया था एकदम हिटलर, बहुत ज्यादा। क्या करता है, अब ये एक पागलपंती कर देता है हिटलर। वो जो है नॉन एग्रेशन पैक्ट जो साइन किया था सोवियत यूनियन से, वो तोड़ता है और अटैक कर देता है सोवियत यूनियन पे। ब्लिट्जक्रिग स्ट्रेटेजी के तहत अटैक कर देता है 22 जून 1941 को, जिसका नाम था ऑपरेशन बारबरोसा। इसमें वो 3 शहर को, जो इंपॉर्टेंट शहर थे सोवियत के, लेनिनग्राड और मॉस्को और स्टेलिनग्राड, ये ब्लिट्जक्रिग स्ट्रेटेजी में डिवाइड होकर करता है, तीनों पे अटैक करता है। और इतना तगड़ा अटैक करता है कि 5 दिसंबर आते आते वो पूरा लगभग मॉस्को जो था उससे 30 किलोमीटर दूरी तक आ जाता है और पूरा कैप्चर कर लेता है। अब क्या होता है, यहां से बैटल ऑफ मॉस्को होता है। और अब यहां पे क्या होता है कि ये गलती जो है नेपोलियन भी किया था, रसिया पे क्या किया था, सोवियत पे क्या किया था, अटैक किया था। उस टाइम पे तो रसिया नाम था, तो अटैक किया था, तो वो भी हार गया था। क्यों हार गया था, क्योंकि सोवियत जो है वहां जब लड़ाई करने जाओगे ना, तो वहां पे जो आर्मी होती है वो यहाँ के वेदर के कंडीशन में नहीं सरवाइव कर पाती। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है, अब यहाँ ठंडी है इसलिए क्या करते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा ये लोगों को प्रॉब्लम होती है। जो सोवियत के लोग हैं वहां पे वो बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं जब ठंडी आता। दिसंबर तक तो अच्छा खासा ये लोग लड़े, पर जब दिसंबर आ गया, एकदम घंघोर ठंडी आ गई, तब ये लोग क्या करने लगी, जर्मनी की आर्मी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आने लगी, उसको क्या होने लगा, दिक्कत होने लगी। अब यही का चीज का फायदा उठाता है सोवियत और एकदम तगड़ा सा कमबैक करता है और बहुत तगड़ी लड़ाई होती है बैटल ऑफ मॉस्को की। यहाँ पे हिटलरी जर्मनी को बहुत ज्यादा तगड़ा रिस्पांस करता है। फिर उसके बाद इस बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड, ये वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे भयानक खतरनाक वॉर थी। इसमें 10 से 15 लाख लोग मारे गए थे। 17 जुलाई 1942 को स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था कि स्टेलिनग्राड की जो बैटल थी, इसमें क्या करते हैं ये लोग, बहुत तगड़ी लड़ाई होती है और जर्मनी को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं इस वॉर में, बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड में। फिर उसके बाद एंड 1944 आते आते सोवियत जो है बहुत तगड़ा लड़ाई लड़ता है और जर्मनी को क्या करता है,
वो निकाल देता है, मतलब अपने सोवियत की बाउंड्री से निकाल देता है बाहर। फिर अब इधर एशिया में जो है, इधर हिटलर तबाही मचाया था और इधर जापान एशिया में तबाही मचाया था, जिसका राजा था हिरोहितो। अब ये क्या तबाही मचाया था कि ये जो है बहुत सारे देशों पे अटैक, जितने भी यहाँ पे जैसे चाइना पे अटैक करके कब्जा कर लिया था, बहुत सारे यहाँ जो भी आइलैंड्स थे उन पे अटैक करके ये क्या करता है, लगातार लगातार देशों पे कब्जा कर रहा था जापान इधर। अब क्या होता है कि ये जितने भी आइलैंड्स थे यहाँ पे यूरोप की कॉलोनी, जो यूरोप के देश थे जैसे ब्रिटेन फ्रांस, इन लोग क्या किए थे, कब्जा किए थे बहुत सारे आइलैंड्स पे। तो इन जापान का कहना था कि एशिया जो है वो एशियंस के लिए है, ये यूरोप के देश यहाँ पे क्यों दूसरे देशों पे कब्जा कर रहे हैं। तो जापान का पूरा ये था कि वो ये सभी को क्या करेगा, इधर से निकालेगा और यहाँ पे अपना बनाएगा, अपना कब्जा बनाएगा। तो यूके से वो हांगकांग, मलेशिया, बर्मा, सिंगापुर छीन लेता है, फिर नीदरलैंड से छीनता है, इंडोनेशिया छीनता है, फिर फ्रांस से छीनने लगता है, वियतनाम जो अभी का वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया, ये फ्रांस से छीन लेता है, यूएस से फिलीपींस छीन लेता है। ये सभी देशों से क्या करता है, यूरोप के देशों से क्या करता है जापान, सभी से छीन के अपना कब्जा जमा लेता है ये सब देशों पे। अब ये जब कब्जा जापान जमा लेता है तो जो यूएस है वो ये सब देख रहा होता है। यूएस को पता था कि ये जापान बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। तो ये एक्सपेंड जो कर रहा था जापान, ये कर रहा था शिप से और फाइटर प्लेन से बॉम्बिंग करके। तो इसमें क्या चाहता है, ऑयल चाहता है। तो ऑयल जो है वो यूएस ही देता था जापान को। ऑयल कौन देता था, यूएस ही देता था। तो यूएस बोलता है कि अब हम ऑयल नहीं देंगे अगर तुम अब और देशों पे कब्जा करोगे। जापान जो है गुस्सा जाता है कि ये क्या बात बोल रहा है, वो बोलता है मत दो, हम कहीं और से लहा लेंगे। अब जापान के दिमाग में पता नहीं क्या खुरचाली आता है और वो सोचता है कि अब यूएस हम इंटरफेयर कर रहा है, क्या करें हम यूएस पे अटैक कर दे। यूएस को डराने की कोशिश करता है और यहाँ पे पर्ल हार्बर है जहां अमेरिकन नेवी रहती थी, उनका बेस था। यहां पे क्या करता है, 7 दिसंबर 1941 को क्या करता है, जापान अटैक कर देता है। जापान जब अटैक करता है फिर उसके बाद यहां पे अटैक करता है, 2400 यहाँ पे अमेरिकन सोल्जर मारे जाते हैं, बहुत सारे क्षति पहुंचा देता है अमेरिका को। और यहां से तुरंत 7 दिसंबर को जाने के बाद 8 दिसंबर को फिलीपींस पे जाके, अमेरिका की कॉलोनी थी वहां पे जाके क्या करता है, अटैक कर देता है, वहां भी कब्जा कर लेता है। अब ये अमेरिका तो उसको बहुत गुस्सा लगता है कि अरे ये क्या है, अमेरिका तो पावरफुल देश है, ये जापान हमें डरा रहा है। वो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका एंटर ना किया था, ना करना चाह रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर करने के बाद जो है उसको बहुत ज्यादा क्या पहुंची थी, क्षति पहुंची थी, इसलिए वो वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर नहीं करना चाहता था। अभी तक एंटर नहीं किया था, वहां यूरोप में ब्रिटेन और यही हिटलर उटलर ही लड़ रहे थे, अमेरिका एंटर ही नहीं किया था। पर 7 दिसंबर को जब ये होता है पर्ल हार्बर का अटैक, अमेरिका क्या करता है, डिक्लेयर कर देता है वॉर 8 दिसंबर 1941 को। अब ट्राइपार्टाइट पैक्ट जो साइन था जापान, जर्मनी और इटली में कि हम तीनों पे अगर कोई अटैक करता तो हम उस पर अटैक कर देंगे, तो गलती ये हो जाती कि जर्मनी और इटली भी क्या करते हैं 11 दिसंबर को यूएस पे वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। अब यूएस कहता है कि अरे हम पे क्या, चलो और अच्छा, अब हम यूरोप में भी ये लोगों को मारेंगे। तो वो क्या करता है, पूरी तरह से जो अमेरिका है वो वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर जाता है 8 दिसंबर 1941 को, जो कि करना चाह नहीं रहा था, पर पर्ल हार्बर के अटैक की वजह से कर देता है एंटर। अब यहां से अमेरिका का एक्शन शुरू होता है। अब वो जापान को जवाब देना शुरू करता है। जापान जितने भी देशों के दूसरे यूरोप के देशों से कब्जा कर रहा था, छीना था, उन सभी पे क्या करता है, अपनी आर्मी उतारता है अमेरिका, और धीरे धीरे जापान को क्या करता है, निकालना शुरू करता है, खाली कराना शुरू करता है जापान से। बहुत तगड़ी लड़ाई जापान अमेरिका और जापान में इस एरिया में होती है और अमेरिका इस लड़ाई को जीत जाता है पूरी तरह से। अब अमेरिका पे जो जर्मनी और इटली भाई साहब ये लोग समझते नहीं और अमेरिका पे वॉर डिक्लेयर कर दिए थे। अब अमेरिका इन लोगों को जवाब देना शुरू करता है। तो ये जो नॉर्थ अफ्रीका का एरिया था, यहाँ पे इटली और जर्मनी का पूरा यहाँ पे रूल था। ये इजिप्ट पे बस ब्रिटेन का नहीं था, नहीं तो उधर पूरा था। 8 नवंबर 1942 को क्या करता है अमेरिका और ब्रिटेन, 8 नवंबर अमेरिका और ब्रिटेन क्या करते हैं, अपनी आर्मी को क्या करते हैं, उतार देते हैं। अपनी आर्मी यहां उतारते हैं और आर्मी इनकी इधर पूरे जगह से जर्मनी और इटली को निकालना शुरू करती है। इधर से ये भी ब्रिटेन भी अटैक करता है, उधर से भी करता है, और इधर से क्या करता है, इटली और जर्मनी को निकालना शुरू करता है। फिर उसका 10 जुलाई को इटली पे भी अटैक कर देता है। 10 जुलाई को क्या करता है, इटली पे भी अटैक कर देता है। ये 10 जुलाई 1943 को ब्रिटेन और अमेरिका।
अब इटली को अटैक करने के बाद इटली का आधा देश पूरा के लोग क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ का जो डिक्टेटर था हिटलर का साथी बेनिटो मुसोलिनी, इसको क्या करते हैं ये लोग, यहाँ की जनता ही क्या करती है, इसको धक्के मार के निकाल देती है और जेल में बंद करा देती है मुसोलिनी को। अब क्या होता है कि इधर से तो सोवियत अटैक कर ही रहा था, जर्मनी को हरा ही रहा था, इधर से अमेरिका आर्मी इटली का सरकार गिरा देती है, नई सरकार इटली में बन जाती है, मुसोलिनी हट जाता है। अब क्या होता है, इधर से जो हिटलर की आर्मी बहुत ज्यादा इधर कंट्रोल जमाई थी, तो अमेरिका और ब्रिटेन क्या सोचते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म किया जाए। अब क्या करते हैं, 6 जून 1944 को डी-डे लैंडिंग होती है यह फ्रांस के नॉर्मंडी बीचेस पे। यहाँ पे ब्रिटेन और अमेरिका और कनाडा की बहुत सारी आर्मी क्या करती है, यहाँ आ जाती है। अब जो यहाँ हिटलर की आर्मी थी, इनसे बहुत ज्यादा लड़ाई वॉर होती है, और फिर उसके बाद क्या करती है, अमेरिका और ब्रिटेन, बहुत सारी आर्मी थी, बहुत अच्छा यहाँ पे तगड़ी लड़ाई होती है। पर क्या होता है कि 15 अगस्त 1944 आते आते ये इधर से पूरी फ्रांस को ये लोग क्या कराते हैं, जर्मनी से हिटलर की आर्मी से खाली करा लेते हैं। यहाँ फ्रांस की आर्मी भी ये 4 देश ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के साथ मिलके हिटलर को हराना और इधर शुरू करती है, जर्मनी पे अटैक करना शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि सोवियत जब इधर से अटैक किया था, निकाला था हिटलर को, फिर वो रोमेनिया, ये सब जो भी उसके साथी देश थे, इन सब पे भी कब्जा जमाना शुरू करता है और हिटलर को वीक करना शुरू करता है। अब इधर से 25 धीरे धीरे करके ये लोग अटैक करते, इधर से ये करता है अमेरिका और ब्रिटेन, इधर से क्या करता है, सोवियत करता है। 25 अप्रैल 1945 आते आते ये दोनों क्या होते हैं, मिल जाते हैं जर्मनी में। अब क्या करते हैं, जो यहाँ बर्लिन था वहां पे ये लोग घुसना शुरू करते हैं। उससे पहले 30 अप्रैल 1945 को ही हिटलर क्या करता है, गोली मार के सुसाइड कर लेता है। अब क्या होता है कि 30 अप्रैल 1945 को जब हिटलर सुसाइड कर लेता है, फिर उसका जर्मनी क्या करता है, 8 मई 1945 को सरेंडर कर देता है, जर्मनी सरेंडर कर देता है। पर जर्मनी सरेंडर कर दिया था, अभी तक जापान उधर तबाही मचा ही रहा था, वो सरेंडर करने को ही नहीं था। तो जापान को सरेंडर कैसे कराता है अमेरिका, क्या करता है कि जापान को सरेंडर कराने के लिए, जान रहा था अमेरिका कि अगर हम आर्मी भेज के लड़ाई कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारे लोग मारे भी जाएंगे, और अमेरिका उस टाइम मारे जाएंगे बहुत सारे लोग, पर टाइम भी लगेगा। और क्या था कि अमेरिका ने उस टाइम पे एटॉमिक बम बना लिया था, तो पहली बार इतिहास में एटॉमिक बम यूज होता है और आखिरी बार यही यूज हुआ। इसके बाद एटॉमिक बम आज तक यूज नहीं हुआ है, जो न्यूक्लियर बम है वो आज तक यूज नहीं हुआ। यहाँ पे 6 अगस्त हिरोशिमा पे क्या किया जाता है, एटॉमिक बम गिराया जाता है 6 अगस्त 1945 को। फिर उसके बाद हिटलर को मतलब जापान से पूछा जाता है सरेंडर कर रहे हो, तो वो नहीं करता है सरेंडर। नागासाकी पे फिर से 9 अगस्त 1945 को गिराया जाता है दूसरा एटॉमिक बम। पर इसको गिराने से पहले जो है वो 9 अगस्त को इधर से सोवियत जो है इस रीजन पे, जो जापान का रीजन था, इस रीजन पे भी क्या करता है, जो जापान कब्जा किया था इस पे अटैक करता है, यानी जापान पे अटैक करता है। ये भी 9 अगस्त को किया जाता है, और 9 अगस्त को नागासाकी पे बॉम्ब भी गिरा जाता है, तब जाके जापान सरेंडर करता है, नहीं तो जापान सरेंडर ही नहीं करने को था। फिर जापान सरेंडर कर देता है, और 2 मई 1945 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 क्या होता है, एंड होता है जापान के सरेंडर करने के बाद। अब क्या था कि ये 3 जो हैं बंदे, इधर इटली का डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी, और इधर हिटलर, और इधर हिरोहितो जापान का राजा, ये तीनों जो है पूरा वर्ल्ड वॉर करते हैं, दिमाग में पावर कि हमें अपने देश को बहुत पावरफुल बना, दूसरे देश पे कब्जा करके पावरफुल बनाना है, हमें दिखाना है दुनिया को कि हम कितने पावरफुल हैं, मेरा देश कितना पावरफुल है, ये सब दिखा के। इधर सोवियत का स्टालिन जो था वो भी फिनलैंड पे वो अटैक करता है कब्जा करने के लिए, बहुत सारे देश पे कब्जा करता है अपनी पावर दिखाने के लिए कि हम अपने देश को बड़ा कर रहे हैं, दूसरे देश को कब्जा करके मार करके। ये तीनों और स्टालिन को भी बोल सकते हो, ये तीनों पागलों की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 जैसा खतरनाक वॉर होता है। इसमें 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे और 5 करोड़ आम नागरिक मारे गए थे, और ये जो वॉर थी अब इंसानों के द्वारा अभी तक की सबसे खतरनाक वॉर है। ये 3%, उस टाइम की जो पॉपुलेशन थी उसका 3% लोग इस वॉर में सफाया हो गया था, इतना खतरनाक वॉर था। अब वर्ल्ड वॉर 2 इतना खतरनाक वॉर था कि दुनिया चाहती नहीं थी ऐसा वॉर हो,
तो यूनाइटेड नेशन बनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को, जो कि क्या हो, अगर किसी देश में टेंशन हो रही है तो उसको शांति से समझाया जाए, ना कि वॉर से। अब एक बात यह भी है कि न्यूक्लियर वेपन जो है तो खतरनाक चीज, लेकिन जब से इसको बनाया है बहुत सारे देश ने, जो पावरफुल देश है, जब से इसको बना के रख लिए है, तब से लड़ाइयां बहुत ज्यादा बंद हो चुकी है। जब भी वॉर होने की कोशिश होती है, जो देश न्यूक्लियर वेपन रखे होते हैं उन दोनों में वॉर टल जाती है। तो न्यूक्लियर वेपन है खतरनाक, पर इसने वॉर कई हद तक रोका है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है तो एक देश दूसरे देश पर अटैक करेगा, वो सोचेगा कि अगर इसके पास भी वेपन है, ये भी अटैक कर देगा मेरे पर, हम भी कर देंगे, दोनों जन तबाह हो जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या किया जाए, हम लोग वॉर बंद कर देते हैं। तो एक दूसरे पे अटैक करना, पहले क्या था कि एक स्ट्रांग देश दूसरे पे कर देता था, क्योंकि उसका तो कुछ जाना नहीं है, स्ट्रांग था, वीक को तुरंत कब्जा कर लेगा। लेकिन अब क्या है कि वेपन आ चुका है, यूनाइटेड नेशन बहुत ज्यादा वॉर रोकता है, इसलिए वॉर अब नहीं हो रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है ये भी बताओ। थैंक यू वेरी मच।